इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पाठ 1 कक्षा 10 का रसायन विज्ञान। पाठ 1 का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या है। ऐसे पदार्थ जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुण हैं वो कहीं जल से अलग हैं। मतलब जैसे जल क्या करते हैं, जल का काम होता है जैसे आग को हम बुझा सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन क्या करते हैं, हमारा जलने में मदद करता है। अब आगे क्या है, अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जैसे H2 + ½ हमारे क्या है, अभिकारक है। उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अपक्रिया में निर्माण होता है इसे उत्पाद कहते हैं। जैसे H2 + ½ रिएक्शन करके हमारा उत्पाद क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो जो बनता है वो हमारा क्या होता है, उत्पाद। जैसे यहाँ पर वाटर हमारा क्या है, जल क्या है, उत्पाद है। अब हम देखते हैं कि हमारे रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण क्या। जैसे पहला है भोजन का पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है लोहे पर जंग, चौथा है दही का जमना। पहला है भोजन का पाचन। जैसे जब हम जो भी भोजन करते हैं वो भोजन हमारे पेट में जाता है और उसमें रिएक्शन होता है जिससे हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है। दूसरे से लोहे पर जंग, जैसे लोहे पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब थोड़ा बहुत नमी रहती है तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। यह भी एक रासायनिक अपक्रिया है। अब जैसे दही का जमना, दही का भी जमना एक प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया के परीक्षण। अब हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया हो रही है। पहला होता है जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखो पर H2 + ½ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2। जैसे इसका अवस्था क्या है, ये हमारे क्या है, ये गैस है, ये भी हमारा गैस है और ये हमारा क्या बन जा रहा है यहाँ पर, लिक्विड। यानी कि इसकी अवस्था चेंज होगी। रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिंक का फार्मूला लिखते हैं। जिंक का सूत्र Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का अम्ल का H2SO4 रिएक्शन करके ये एरो का निशान है, मतलब ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है हमारा। अब अगले हेडिंग हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। इसमें H2 + ½ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, जल। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। अब आगे क्या है, रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के सूत्र उनके भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। जैसे कोई भी अपक्रिया होती है तो उसमें जो हमारे सूत्र होते हैं रासायनिक अपक्रिया के, उनके हम भौतिक अवस्था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2 है तो ये गैस अवस्था में, तो हमारे गैस लिख दिए। बट हमारा ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो गैस लिख दिए। जैसे हमारे यहाँ पर क्या लिक्विड है तो हमने इसको लिक्विड लिख दिया। अगर रासायनिक अपक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए N2 + 3H2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हमारा अमोनिया गैस बना रहा है। तो इसमें हम कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं जो कि आयरन है, तो इसके हम तीर जो होता है हमारा उसके ऊपर लिखते हैं। हमारा है रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात रासायनिक अपक्रिया के पहले अभिकारक एवं उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब किसी भी रासायनिक अपक्रिया को जब हम संतुलित करते हैं तो हमारा जो अभिकारक होता है और जो उत्पाद होता है दोनों तरफ का परमाणु हमारा समान होना चाहिए। आगे देखते हैं रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। सबसे पहले स्टेप क्या है, जो हमारा फार्मूला दिया रहता है एक हम बॉक्स बना लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में अभिकारक के परमाणु लिख लेते हैं और उत्पाद में परमाणु लिख लेते हैं। अब आगे क्या देखते हैं हम, Fe
हम देखते हैं अभिकारक में हमारा क्या है, अभिकारक में आयरन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। उत्पाद में क्या है, आयरन का 3 परमाणु है, हाइड्रोजन का कितना है 2 है और ऑक्सीजन का कितना है 4 है। तो ये हमारे क्या है, असंतुलित है। अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। देखते हैं Fe+4H2O। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का गुणा कर दें, अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4। अब देख लीजिए इधर हमारा ऑक्सीजन 4 हो गया और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या अभी हाइड्रोजन दोनों में हमारा बैलेंस है। हम क्या करते हैं, आयरन देखते हैं। अब इधर हमारा कितना आयरन है, 1 आयरन है, इधर कितना है 3, तो इधर 3 के गुणा करेंगे तो 3 आयरन इधर हो गया और कितना हो गया इधर 3 आयरन। अब देखो यहाँ पर हमने 4 का गुणा किया था तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया और इधर हमारा हाइड्रोजन कितना था, सिर्फ 2 था। तो इसलिए यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हमारा इधर हो गया और 8 हाइड्रोजन हमारा इधर हो गया और ऑक्सीजन हमारा 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर, 3 आयरन इधर हो गया, 3 आयरन इधर। तो हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम क्या करते हैं, चौथे स्टेप में अभिकारक में उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आयरन सॉलिड है तो इसको गैस लिख दिए, H2 हमारा गैस है तो गैस लिख दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा गैस है तो गैस लिख दिए। अब आगे हमारा हेडिंग है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। पहला हमारा है संयोजन अपक्रिया। इस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए कोयले का दान C+O2 रिएक्शन करके हमारे क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो इस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यहाँ पर देखिए हमारा अभिकारक C+O2 हमारा क्या अभिकारक है और यहाँ पर जो हमारा उत्पाद बनेगा सिर्फ एक ही बनेगा। अभिकारक हमारा 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है लेकिन हमारा उत्पाद जो रहेगा एक ही रहेगा। जैसे CaO+2H2, यहाँ पर हमारा अभिकारक कितना है 2, लेकिन हमारा जो उत्पाद बन रहा है 1 बन रहा है। ऐसे जल का निर्माण में देखिए 2H2+O2, यहाँ पर हमारा अभिकारक कितने हैं 2 और जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो 1 है, यानी कि हमारा उत्पाद हमेशा एक ही रहेगा और हमारा अभिकारक 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। अगला हमारा अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हमारा है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, जब ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो CaO बनता है और क्या बनता है CO2 बनता है। तो इस अपक्रिया में एकल अभिकारक, यहाँ पर हमारा अभिकारक हमेशा एक ही रहेगा। एकल मतलब क्या होता है एक, तो CaCO3 हमारे क्या है एक है और ऐसे जो हमारा उत्पाद बन रहे हैं या 2 बनते हैं या 2 से अधिक भी बन सकते हैं। आगे हमारा क्या है, दूसरा विद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित करने से प्राप्त वियोजन, जैसे 2H2O में जब हम विद्युत सप्लाई करते हैं तो हमारा 2H2 और हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा अभिकारक कितना है 1 और जो हमारा उत्पाद बन रहा है 2 बन रहा है। तीसरा है हमारा प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। यह वियोजन हमारा सूर्य के प्रकाश की स्थिति में, मान लीजिए 2AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड हमारा, जब हम सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं तो हमारा 2Ag+2Cl2। इसमें क्या देखते हैं, इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर जो हमारे अभिकारक हैं सभी देखिए एक ही हैं, एक सब, लेकिन जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो 2 बनता है, 2 से अधिक भी बन सकता है। अब अगला हमारा है विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe+CO4 जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये FeSO4+Cu बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे Cu क्या हो गया, विस्थापित हो गया, क्योंकि हमारा जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जैसे आगे Zn+CuSO4 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ZnSO4+Cu। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं जिंक जो है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब हम कैसे जानते हैं कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ये हम आगे पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हमें पता चलेगा। अब अगला हमारा रिएक्शन है द्विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में उत्पाद का निर्माण
दो यौगिक के बीच आणु के आदान प्रदान से होता है। जैसे मान लीजिए Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करके हमारा क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो उसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसका हम आयनिक देखते हैं। पहले Na2SO4 हमारा टूटता है 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, और BaCl2 क्या करते हैं Ba2 प्लस और Cl2Cl माइनस में टूट जाता है। अब हमारा क्या होता है कि SO4 माइनस है और Ba2 प्लस ये आके जुड़ जाता है, और 2Na प्लस हमारे क्या है प्लस है, और ये माइनस ये इससे आके जुड़ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तब जाके यह हमारा रिएक्शन हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो यौगिक ये एक यौगिक ये है, एक यौगिक ये है, दोनों के बीच आयन का आदान प्रदान होने के बाद तब बन रहा है। इसे हम द्विस्थापन का मतलब यहाँ पर दो विस्थापन हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये Na2SO4 में SO4 क्या हो जा रहा है Ba के साथ जाके विस्थापित हो, मतलब जुड़ जा रहा है। और यहाँ पर Cl2 हमारा क्या आ रहा है Na के साथ जाकर जुड़ जा रहा है, मतलब इसके साथ इसमें Cl2 विस्थापित हो रहा है, इसमें क्या है सल्फेट विस्थापित हो रहा है, SO4 2 माइनस हमारा विस्थापित हो रहा है। अगला हमारा रिएक्शन है उपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास मतलब क्या होता है कमी। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है CO2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन है 0 है, लेकिन अब इधर कितना ऑक्सीजन आ गया 2, यानी कि पहले 0 था अब +2 बढ़ गया यानी कि 2 हो गया। तब जब आप किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी कि अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया उपचयन हो गया। अब आगे 2Cu + O2 आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं 2CuO। अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉपर के पास कितना ऑक्सीजन है 0। अब आगे क्या हो कितना ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे आके 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि पहले 0 था अब कितना हो गया 2, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया उपचयन अपक्रिया। अब आगे छठा में हमारा अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब क्या होता है कमी। अब आगे देखते हैं उदाहरण CuO + 2H2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं CuO + H2O। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि Cu के साथ क्या है ऑक्सीजन है। अभी Cu के पास कितना ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन हमारा क्या हो जा रहा है इधर आके कितना जा रहा है, पहले 1 था अब ऑक्सीजन कितना हो गया 0 हो गए, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। देखिए ऑक्सीजन का ह्रास, तो ये हमारे क्या हो गया अपचयन। और ऊपर देखते हैं H2 में हमारे पास कितना ऑक्सीजन है 0 ऑक्सीजन। अब आगे चल के हमारा ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है यहाँ पर 1, यानी कि +1 की हमारी क्या हो गई वृद्धि हो गई। और यहाँ पर यहाँ पर 1 हमारा माइनस हो गया था, यहाँ पर +1 की वृद्धि हो गई। पहले 0 ऑक्सीजन था अब कितना ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ऑक्सीजन की हमारी क्या होगी वृद्धि हो गई। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हमारा क्या होगा यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हमारा उपचयन हो गया। अब आगे हमारा अब देखते हैं आगे अपना रेडॉक्स अपक्रिया। जिस अपक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ होता है उससे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा उपचयन भी हो रहा है और क्या हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, तो हमारा कैसा अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया। अब अगला हमारा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जिस अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यानी कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जब होती है तो उसमें हमें बाहर ऊष्मा निकलता है उस अपक्रिया में, मतलब हमें ऊष्मा प्राप्त होता है। जैसे मेथेन + O2, यानी कि जब हम मेथेन को ऑक्सीजन के में दहन करते हैं तो हमें CO2 बनता है 2H2O बनता है और हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। अगला हमारा ऊष्माशोषी अपक्रिया। जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। यानी कि ऊष्माशोषी अपक्रिया में हमें खुद से ऊष्मा देना पड़ता है। जैसे CaCO3 है हमारा, इसको जब हम गर्म करेंगे यानी कि बाहर से ऊष्मा देंगे तो वह CaO + CO2 बनाएगा। अब आगे हम देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन क्रियाओं का प्रभाव, मतलब हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, जब कोई धातु ऑक्सीजन नमी अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोहे पर जंग लगना, आपने देखा हुआ होगा कि लोहे पर जब हम उसे बाहर कहीं रख देते हैं उसमें पानी लग जाता है तो धीरे धीरे उस पर जंग लग जाता है, जिससे हमारे क्या हो जाता है संक्षारित हो जाता है और ख़राब हो जाता है। जैसे अगला एग्जाम्पल है चांदी के ऊपर काली परत, इसके बाद है तांबे के ऊपर हरा परत। अब देखेंगे कि तांबे के ऊपर हरा परत बन जाता है तो इससे हमारे क्या है वो संक्षारित होने लगता है। इससे हम बचाव कैसे करेंगे, विद्युत लेपन अथवा पेंट। विद्युत लेपन मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा जैसे मान लीजिए हमारा आयरन है तो यह हमारा बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करके
करता है जिससे उसमें जंग लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम एक किसी दूसरे धातु का परत चढ़ा देते हैं, जिससे हम बोलते हैं विद्युत लेपन। मान लीजिए ऐसा परत चढ़ाते हैं जो कि बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है, मतलब अपक्रिया करता है, तो हमारा जो लोहा है काफ़ी टाइम तक सेफ रहता है। अगला है पेंट। जैसे या तो हम उसे बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। अब अगला है हमारा विकृत गंधिता। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इससे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमारी वसायुक्त तेल से अगर बनी रहती है तो क्या हो जाता है, वायु के संपर्क में जब आता है तो धीरे धीरे उसका स्वाद और उसमें गंध आने लगता है, तो जिससे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। अब इसे रोकने के उपाय क्या है? रोकने के लिए उपाय है प्रत्यक्षकारक का उपयोग करके। प्रत्यक्षकारक का मतलब जैसे ये हम जो हमारे खाद्य सामग्री है जो उनको अक्सीकारक करते हैं, मतलब तो उसके लिए हम कुछ ऐसा पदार्थ का यूज़ करते हैं कि मतलब वो उसको अक्सीकारक ना कर सकें। जैसे वायु के स्थान या फिर वायु के स्थान पर N2 का प्रयोग करके। जैसे मान लीजिए हम जो मार्केट में चिप्स लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हवा भरी रहती है, क्योंकि उसमें हवा इसलिए भरी रहती है क्योंकि उसमें हमारा तेलयुक्त पदार्थ है। उसमें नाइट्रोजन अगर भर देते हैं तो नाइट्रोजन हमारे क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, मतलब ये अपक्रिया नहीं करता है, जिससे हमारा जो चिप्स रहता है काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रहता है। तीसरा है अथवा शीतलन करके। जैसे आपने देखा होगा हमारा भोजन होता है तो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो हमारा ठंडा बना रहे, तो उससे हमारा ख़राब नहीं होता है।